Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या शुरू किया था केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो कि किसके साथ डील करती है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, फिर किन किन फैक्टर्स पे वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो रिएक्शन किस रास्ते से जाती है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आज की क्लास में जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स को पढ़ना, ठीक, उसके बाद रेट लॉ क्या होता है, फिर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो एक बार जरा देख लें हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखो हम लोगों ने पढ़ा था आपके सामने पहले कि क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे, ठीक, उसके बाद हमने देखा था केमिकल काइनेटिक्स किन चीजों के संग डील करती है। देन हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था जो कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज रेट पढ़ा था, मतलब बड़े टाइम गैप के लिए जो चेंज आ रहा है, ठीक, क्वेश्चन करा था एक। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस रेट देखा था जो छोटे टाइम चेंज के लिए था, ठीक। उसके बाद अब आज यहाँ से शुरू करेंगे जो कि क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पेन, कॉपी, पेपर, ए फोर शीट, जो भी नोट्स बनाते हो जिसमें तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके, ठीक है, और हम सेशन को शुरू करते हैं अपने। चलो, तो हमारे को आज क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई रिएक्शन किन किन चीजों से अफेक्ट हो सकती है तो वो देखेंगे। तो आपको देखो पहला फैक्टर दिख रहा होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो चलो इसी पे बात कर लेते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किन रिएक्शन का आप रेट मेजर नहीं कर सकते हो। आयनिक रिएक्टेंट्स थे, तुरंत रिएक्ट कर जा रहे थे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, तो उनका रेट क्या होगा, बहुत हाई होगा अगर मतलब कभी मेजर कर लिया जाए, है ना। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास आयनिक रिएक्टेंट्स हैं, है ना, अगर आपके पास क्या है, आयनिक रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। जैसे कि आपके पास क्या मैंने लिखवाया था, AgNO3, और इसकी रिएक्शन किसके संग करवाई थी, NaCl के संग, ठीक है। तो आपके सामने क्या प्रोडक्ट बना था, आपके सामने बना था प्रोडक्ट AgCl और साथ में NaNO3। तो यहाँ पे आपने देखा था ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई थी, ठीक है। तो रिएक्शन फास्ट होने का रीजन क्या था कि रिएक्टेंट्स आयनिक थे, तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का रेट हाई हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करा ना, अगर रिएक्टेंट्स आयनिक है तो रेट क्या है, हाई हो जाएगा हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हैं, ठीक। होमोजीनियस रिएक्टेंट का मतलब जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनका फेज सेम है। अब बताओ एक जैसे रिएक्टेंट्स में अगर रिएक्शन होगी, मतलब सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल में, लिक्विड लिक्विड में या गैस गैस में, तो उन दोनों का नेचर एक जैसा है। तो हमारा भी तो भाई बोलचाल जो हमारा याराना दोस्ताना होता है वो हमारी जैसे लोगों के संग तो होता है, तो सेम काम यहाँ होगा। अगर होमोजीनियस रिएक्टेंट्स होंगे तो क्या होगा, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स के केस में आपके सामने जो रहेंगे, क्या होमोजीनियस रिएक्टेंट के केस में जो रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपके सामने अगर हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है ना, अगर आपके सामने क्या है, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स हैं, तब क्या होगा, तब देखो हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स के केस में आपके सामने रेट कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब रिएक्शन की स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आई बात समझ में, देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि होमोजीनियस में क्या है, सेम फेज में है, ठीक है, और हेट्रोजीनियस में क्या है कि आपका फेज डिफरेंट है, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसको नोट करो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे समझ आया। फिर हम फिजिकल स्टेट पे भी बात करते हैं, ठीक है। गेट बंद कर दें जरा, डिस्टरबेंस होगा वरना। चलो आ जाओ। तो हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देख चुके हैं, अब हम किसको देखेंगे, फिजिकल स्टेट को देखते हैं, ठीक, इतना नोट कर लो। अब मुझे बताओ फिजिकल स्टेट से क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले ये बताओ फिजिकल स्टेट होते क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वही अपने 9th-10th वाले, ठीक है। तो किन चीजों की स्पीड ज्यादा होती है मूव करने की, उन चीजों की ज्यादा होगी जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, है ना। तो गैसेस में वीक है, गैस इधर उधर मूव करते रहते हैं। सॉलिड क्या रहते हैं भाई, रिजिड अपनी जगह पे, है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा मूव कर जाते हैं।
तो रिएक्शन के लिए जो थ्योरीज आई थी फर्दर, वो यही बोलती थी कि रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। अब किसी चीज को अगर कोलाइड करना है, मान लो मुझे बोर्ड के संग कोलाइड करना है, तो मुझे बोर्ड की तरफ मूव करना पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर दो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना है तो उन्हें एक दूसरे की तरफ मूव करना पड़ेगा, और उनके मूवमेंट की स्पीड कौन गवर्न कर रहा है? उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है तो अपनी जगह पे डटे हुए हैं वो। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे देखो, अगर आपका गैस फेस का रिएक्टेंट है तो उसकी रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा होगी, देन लिक्विड वाले रिएक्टेंट्स की, और उसके बाद फिर किसकी हो जाएगी? फिर हो जाएगी आपके पास सॉलिड वाले रिएक्टेंट्स की। तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्या है? ये हमने बता दिया कि ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग रेट। ऑर्डर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर इस चैप्टर में एक खुद में अलग टर्म है ना, इंक्रीजिंग रेट। तो रेट जो इंक्रीज होता है वो इस ट्रेंड में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज, क्यों? दिस इज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी है ना, के ही लिख रहा हूं। दिस इज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इज हाई, है ना। क्या होता है? गैसियस रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ड्यू टू विच दे मूव फास्ट, है ना, ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, ड्यू टू विच दे मूव फास्ट एंड कोलाइड मोर ऑफन, है ना। ज्यादा बार कोलाइड करेंगे और जितनी बार कोलाइड करेंगे उतनी बार रिएक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो। दो फैक्टर्स आपने क्या क्या देख लिए? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट अगर आयनिक है तो रेट बहुत फास्ट होगा। रिएक्टेंट्स अगर होमोजीनियस हैं, जैसे कि अमोनिया के केस में होता था, N2 और H2 गैस होते थे, तो रिएक्शन कंपेरेटिवली फास्ट होती थी। लेकिन अब अगर मैं रिएक्टेंट्स का फेस डिफरेंट कर दूं, एक सॉलिड ले आऊं एक लिक्विड ले आऊं, तो वो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर उनको एक दूसरे से बातचीत करने में टाइम लगेगा, बॉन्ड बनाने में टाइम लगेगा, तो रेट कंपेरेटिवली स्लो हो जाएगा। एक दूसरे के कंपैरिजन में है ये, होते तो रिएक्शन ये भी सही है लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में। दूसरा हमने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपके पास क्या है? गैसियस रिएक्टेंट है तो कंपेरेटिवली क्या है? रेट फास्टर है लिक्विड के कंपैरिजन में, और देन सबसे स्लो सॉलिड में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब उनका मूव करने की स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो कोलाइड करने का रेट भी ज्यादा और प्रोडक्ट बनने का भी ज्यादा, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट ज्यादा। नोट करो, फिर अगले और फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, रब हो रहा है और हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो भाई, इसको इस एग्जांपल से समझो जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में लिया था, नींबू पानी बनाने वाला। एक बार मैंने आपको शुगर के पाउडर्ड फॉर्म में दे दी, जिसको बूरा बोलते हैं ना, घर पे बूरा ले आओ। एक मैंने आपको शुगर क्रिस्टल फॉर्म में दे दी, जो चीनी अपनी होती है। अब बताओ दोनों को घोलने में किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? तो बूरा भाई पहले से पाउडर्ड फॉर्म में तुरंत घुल जाएगा, लेकिन चीनी को आपको शुगर क्रिस्टल्स को स्टिर करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? जो क्रिस्टल फॉर्म में है, जो पाउडर्ड फॉर्म में है? भाई जो क्रिस्टल है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? उसको डिसॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन सरफेस एरिया वहीं अगर कम है तो वो इजीली लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप हो जा रहा है पाउडर। या इसको ऐसे समझ लो, सॉल्ट है, एक सॉल्ट आपका वो टाटा सॉल्ट है पाउडर्ड वाला, एक वो है जो डेले के फॉर्म में आता है, डेला उसका स्लैब होता है, ऐसा देखा होगा तुमने। तो बताओ कौन पानी में पहले डिसॉल्व होगा? जो पाउडर्ड फॉर्म में आता है। तो सरफेस एरिया का क्या फर्क पड़ा कि अगर सर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। तो इसको हम कौन से एग्जाम्पल से समझेंगे? हम इसको समझते हैं, देखो कि एक बार हमने क्या करा, शुगर का पाउडर डिसॉल्व किया, और एक बार हमने क्या डिसॉल्व किया? शुगर की क्रिस्टल्स। ठीक है, तो बताओ रेट कहाँ पे ज्यादा हुआ, है ना। तो शुगर पाउडर क्या हो गया? मोर फास्टली गेट या गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। जिसका मतलब ये जो डिसोल्यूशन वाली रिएक्शन है ये पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर जो रेट है वो क्या है? रेट जो है हमारे पास वो सरफेस एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कम होता है तो वहां पे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज्यादा हो तो ज्यादा टाइम लग रहा था डिसॉल्व होने में। तो ये तो मैंने आपको शुगर वाले एग्जाम्पल से बता दिया, आप सॉल्ट वाले से भी समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है? नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे किस तरीके से डिपेंड करेगा? सर लाइट का रिएक्शन से क्या लेना देना है? तो तुम मुझे अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। कुछ रिएक्शंस होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल कहाँ पे है? इट प्लेस रोल इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जो आपकी लाइट की प्रेजेंस में हो, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो वो क्या है? फोटोकेमिकल फिनोमिना है। सिमिलरली कुछ रिएक्शंस होती हैं कि जब तक उन पे इंसिडेंट नहीं होगी लाइट तब तक उनकी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी और वो रिएक्टेंट कोलाइड नहीं कर पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास ये वाला, H2 और Cl2 कंबाइन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। लाइट को हम एच न्यू से भी लिख देते हैं, स्पीड निकालते हैं ना ऐसे एच न्यू करके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास? 2HCl। ठीक, अब मुझे बताओ जो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही है, ठीक, और आपने उसको लाइट की रेडिएशन दी और वो रिएक्शन होने लगी, तो मतलब उसका कहीं ना कहीं लिंक क्या है? लाइट की इंटेंसिटी के साथ। अगर लाइट की इंटेंसिटी आप और ज्यादा दे देते तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाती, वहीं आपने लाइट नहीं दी थी तो रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा कि सर अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रेट जो है वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी क्या कर देते हो? अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात समझ में आई किस तरीके से सरफेस एरिया और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल है रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने में। एच न्यू मतलब लाइट आ रही है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को हम एच सी अपॉन लैम्डा लिख देते थे, तो वहां पे वेवलेंथ आ जाती थी, स्पीड ऑफ लाइट आ जाती थी। ठीक, और एक दो फैक्टर है टेम्परेचर और कैटलिस्ट, उनको भी देखते हैं, तो इनको नोट कर लो आप। चलो रब करूंगा फिर। ठीक, नोट्स बनाते चलना भाई, ये सब ये फैक्टर लिखे नहीं है। और इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग या एक्सप्लेन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन। तो आप यही फैक्टर्स को क्या करोगे? एक्सप्लेन कर दोगे और ऐसे ही लिख आओगे पॉइंट्स में। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या है? वो है हमारे पास कैटलिस्ट और टेम्परेचर। तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर को हमें आगे चल के डिटेल में भी पढ़ना है, बट एक ओवरव्यू ले लो इनसे रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कैटलिस्ट से आप क्या समझते हो? कैटलिस्ट जब भी आपके दिमाग में आता है आप बोलते हो सर ये वो चीज है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देती है, तो आप आधे करेक्ट हो, आधा पार्ट आपका करेक्ट है, मतलब आधा पार्ट आपको अभी पता ही नहीं है। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है भाई? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट में कोई इंक्रीमेंट करना। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, वहीं नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं, है ना। अब किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे। देखो उसके लिए ग्राफ होता है, उस ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। देखो ग्राफ में आपको क्या प्लॉट करना होता है? ग्राफ में आपको प्लॉट करना होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, है ना। यहाँ पे क्या होता है? शायद शायद नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। या आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल देते हो इसको। तो ये थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, ये थी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनकी एनर्जी का भी तो इंटर कन्वर्जन होगा। तो रिएक्टेंट्स को क्या करना होता है? एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेवल करके यहाँ पहुंचना होता है। ये क्या था? ये थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट इस रास्ते से होके यहाँ जाएंगे। तो इस रास्ते में दौरान सबसे हाई एनर्जी जिस पॉइंट पे वो पॉइंट बताओ,
वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगी ये पीक है ना, ये वाली जो पीक आ रही है ये वो हाई हाई पॉइंट हो जाएगा। तो इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी ना, यहाँ से यहाँ तक वाली जो एनर्जी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को हर हालत में चाहिए ही चाहिए भाई, है एट एनी कॉस्ट। इतनी एनर्जी अगर रिएक्टेंट के पास नहीं है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तुम कहोगे सर यहाँ से भी तो जा सकते हैं, नहीं, हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्वायर करनी ही पड़ती है प्रोडक्ट्स में क्या कन्वर्ट होने के लिए। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो फिर वो वहां नहीं ट्रेवल करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आएगा। लेकिन अब कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट यही काम करता है, वो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के संग कुछ खेलवाड़ नहीं करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज करता है। देखो किस तरीके से करेगा, ठीक है। कोई और कलर का पेन ये ले लेते हैं, देखो ये ले लेते हैं, यहाँ पे देखो वो क्या करता है, वो एक रिएक्टेंट्स को ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। मान लो तुम्हें कहीं जाना था, उसमें 10 किलोमीटर की आपको ट्रैकिंग करके जानी थी, लेकिन आपको एक गाइड मिल गया, उसने छोटा रास्ता दिखा दिया, अब आपको 8 किलोमीटर का ही ट्रैकिंग करके जाना है। तो आपका एफिशिएंसी रेट कहाँ बढ़ जाएगा, जब आपको कम ट्रैकिंग करनी है। सेम ये रिएक्टेंट्स को ट्रैक करना पड़ता है इस माउंटेन पीक को। अभी उनकी जो माउंटेन पीक है वो 10 किलोमीटर की है, लेकिन अब उन्हें गाइड मिल गया। कौन मिल गया गाइड के टर्म्स में, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उनको एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है ना। अब रिएक्टेंट्स को क्या है, इस रास्ते से जाना है, तो इस रास्ते में जाने में तुम देखोगे कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, इस रास्ते में जाने में देखो एक्टिवेशन एनर्जी अब कम हो जाती है। तो इस वाली एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ये डैश से डिनोट कर रहा हूँ। अलग अलग कलर दिख रहा है ना, हाँ इसमें तो आ रहा है सर, मतलब दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, जो तुम्हारे पास EA है वो क्या है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ, नहीं एब्सेंस ऑफ, सॉरी है ना, प्रेजेंस में नहीं है, एब्सेंस में है। देखो कहाँ है, एब्सेंस में, वो भी चला गया। एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये इस कलर से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और इसी कलर से मैंने ग्राफ में शो कर रखा है, ठीक। और जो इस कलर से दिख रहा हूँ वो क्या है, वो आपके सामने है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बताओ कौन सी वाली एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। मतलब कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, यानी कि अब रिएक्टेंट्स को कम मतलब कम पास ट्रेवल करना है तो रिलेटिवली तेज स्पीड से करेंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और क्या हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो क्या करता है वो, है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करता है, देखो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा तो रेट क्या होगा, रेट कंपेरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और अगर नेगेटिव होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, रेट कम कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। बताओ समझ में आ गई, ग्राफ व्राफ सब बना लेना भाई, ठीक है, कैटलिस्ट के साथ। अभी और आगे पढ़ेंगे इनको, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब तक इतना तो लिखो, आप लोग लिख लिया। अब देखो टेम्परेचर का क्या रोल है, ठीक, टेम्परेचर का रोल बताता हूं मैं। देखो टेम्परेचर का जो डाटा है वो ये कहता है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन का रेट नियरली डबल हो जाता है। एक रफ एस्टिमेट है, डबल से ट्रिपल भी हो सकता है। और बाकी इसकी मैथमेटिकल रिलेशन कौन देता है, आर्हेनियस इक्वेशन। तो टेम्परेचर में क्या देखा गया, टेम्परेचर में ये देखा गया कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, रेट इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
काइनेटिक एनर्जी भाई होता ही है फंक्शन टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बदलेगा, मतलब तेज स्पीड में हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट तेज होगा तो उनका कोलिजन तेज होगा, कोलिजन तेज होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्जन होगा। तो रफली तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है ना। और जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं ना, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, है ना, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो कैसे, बाय 10 डिग्री सेल्सियस, देन रेट बिकम्स डबल। एक मतलब एक थ्योरेटिकल बात बता रखी है, बाकी हम देखेंगे कितना चेंज आएगा। और इन सब बात को बताता कौन है, इन सब बात को बताता है हमारे को आर्हेनियस इक्वेशन। ये होती है, कहाँ से आई है, क्या है, इसको हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। कि यहाँ पे होता है रेट कांस्टेंट, ये भी अभी आज हम पढ़ेंगे। ए होता है यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ई से पहले आ रहा है, ई आप पढ़ चुके हो, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है वो कौन बताता है, वो बताती है हमारे को आर्हेनियस इक्वेशन। उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने ये देख लिया कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, मतलब इतना हमें पता लग गया। तो हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देन हमने देखा क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद हमने क्या देखा था दूसरा, बताओ, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। फिर हमने देखा था क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। उसके बाद हमने देखा सरफेस एरिया, देन हमने कैटलिस्ट और टेम्परेचर पे बात कर ली। तो हमने 6 फैक्टर डिस्कस किए, 4-5 ध्यान रख लेना। और ये दो तो अभी आएंगे चैप्टर में डिटेल में, वो 4 में से एक दो ध्यान रख लेना, तुम्हारे 5 पॉइंट आराम से बन जाएंगे, ठीक। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलो रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 20 कर दिया, तो अगर रेट पहले आर था तो फिर 2R हो जाएगा। मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हो जाता है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ उसको। अब हमारे पास क्या आता है, रेट लॉ। सर रेट निकालते कैसे हैं, बात कर ली, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी बात कर ली, है ना। अब इसके रिगार्डिंग एक लॉ है, वो लॉ क्या कहता है वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इतनी पंचायत जो मैंने जोड़ रखी है। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर तुम इसको याद कर लेना, और याद भी नहीं करना है, तुम उस जो मैं समझाऊंगा मैथमेटिक्स, उससे ही तुम इसकी वो बना लोगे डेफिनेशन। तो देखो, मुझे बताओ अगर, क्या बताओगे तुम, देखो मुझे बताओ, अगर रिएक्टेंट मेरे पास ज्यादा है तो रेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। रिएक्शन होती किस वजह से है, सर रिएक्शन इसी वजह से होती है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, यानी कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। तो हमें एक बात तो पता है कि क्या, हमें एक बात पता है सर, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। इस बात से एग्री करते हो या नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ। और खुद भी सोचो, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तभी तो रिएक्शन ज्यादा आगे को मूव करेगी भाई। जब जेब में पैसे ज्यादा होंगे तभी तो सामान ज्यादा आएगा। मतलब इनिशियली तुम रिएक्शन करोगे और बीकर में रिएक्टेंट्स ज्यादा लोगे तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, है ना। और वो तभी तो, और जितना ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतनी ही ज्यादा फिर रिएक्शन को मूव करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसी चीज का हेल्प लेते हुए रेट लॉ आया है। देखो, अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन लिखता हूं, जैसे A+B मुझे क्या देता है, C देता है, इस रिएक्शन का रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, कौन कौन रिएक्टेंट है यहाँ पे बताओ। एक तो A है, तो A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा, B की कंसंट्रेशन पे भी करेगा। ऐसी तो हम रेट लिखते थे, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या ये ऐसा ही रहेगा, वहां हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, रेट लॉ में हमें जो कोफिशिएंट होगा उसको पावर में ले जाना है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हमेशा ये बात ट्रू नहीं होगी।
तो हम क्या मान लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये एक x की पावर से वेरी करता है और ये एक y की पावर से वेरी करता है, जो कि अलग अलग आएगी, हम देखेंगे कैसे आएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या करता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये करता है कि रिएक्शन के रेट को रिलेट कर देता है उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में भी कुछ जाता है, वो इक्वल हो भी सकता है इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, यानी कि x और y की वैल्यू 1 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, वो अभी देखेंगे कब आएगी कब नहीं आएगी। अभी इतना मान लो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो रेट कैसे लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा रेट प्रोपोर्शनल टू a की पावर x, है ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k और a की पावर x और b की पावर y। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ लिखना आया तुम्हें, रेट लॉ कैसे लिखोगे, रेट को प्रोपोर्शनल दिखाओगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ और उनकी पावर में एक टर्म जोड़ दोगे और फिर इक्वल टू लगाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आ जाएगा k। अब k क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे k जो होता है, वेयर k इज, k यहाँ पे जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में, रेट लॉ लिखना आ गया, देखो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ रिलेट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन टू द concentration of its reactant, where rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। देखिए क्या होता है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में कि नहीं बताओ, इतनी बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बात नोट करो, फिर इसमें और बताते हैं कुछ। देखो अभी ऑर्डर भी आएगा आगे, ऑर्डर भी यहीं से कैलकुलेट हो जाता है, देख चल ठीक है। और आगे बताऊं इसमें, देखो यहाँ पे तुम्हें अब एक चीज और आनी चाहिए कि ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकाल लोगे, देखो के को वहीं छोड़ोगे, है ना, के को आप क्या करोगे यहीं छोड़ दोगे और रेट और अपॉन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, है ना, ये। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास के की यूनिट आ जाएगी। देखो रेट क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, रेट क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता था रेट। और ये भी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन ही है, तो मतलब इनका भी जो यूनिट आ रही होगी वो कंसंट्रेशन टर्म वाली ही आ रही होगी। तो कंसंट्रेशन का चेंज कैसे होता है, मोल पर लीटर से, है ना, और टाइम क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड लोगे तो सेकंड्स में। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ए और बी है तो दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर और x प्लस वाई। अब जैसे ही तुम्हें x प्लस वाई की वैल्यू पता लगेगी तुम एक स्टैंडर्ड यूनिट बता दोगे, तब तक ऐसे ही मान के चल लो कि k की यूनिट ये होती है। आगे अभी हम x y की वैल्यू भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, एक ही जैसे टर्म्स हैं, पावर सॉल्व हो जाएंगी और हमारे पास यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। ठीक, आगे बढ़े, इतना नोट कर लो, चलो रब कर रहा हूं मैं, ठीक रब कर दूं, चलो देखो एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ दो रेट लॉ का। यही तो मैंने समझाया था कि इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्शन का रेट हमने किसके टर्म्स में लिख दिया, मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें कि विद ईच रेज टू इट्स सेम पावर, सेम नहीं सम पावर, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन।
मतलब अगर कोई भी तुम्हारे पास आर्बिटरी रिएक्शन है इस तरीके से, देखो अगर कोई भी तुम्हारे पास इस तरीके से आर्बिटरी रिएक्शन है तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, रेट यहाँ पे हो जाएगा के और ए की कुछ पावर, जरूरी नहीं है वो टू हो भी सकती है नहीं भी, और बी की कुछ पावर। तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऐसे किसी भी रिएक्शन का रेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी ऑफ इट्स रिएक्टेंट। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। इसको नोट कर लो, रेट लॉ डिफाइन करने को आ सकता है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, बता दिया मैंने, और ये तो है ही डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली। चलो इसको रख करके आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैंने तुम्हें रेट लॉ समझा दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ऑर्डर को समझना। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो आपने रेट लॉ लिखा था उस रेट लॉ में आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कुछ पावर आ रही थी, उन पावर्स को अगर ऐड करके लिख दोगे तो वही आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले मैं बता देता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ the powers, it is the sum of the powers of concentration terms, कहाँ पे, concentration terms in rate law expression, है ना। मतलब रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है वहां पे जो सम ऑफ द पावर्स ऑफ होती है कंसंट्रेशन टर्म की, वो क्या होती है, वो इक्वल हो जाती है ऑर्डर के। देखो इसको इससे समझ लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट जो था मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए की पावर एक्स के और बी की पावर वाई के। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा रिएक्शन का, अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, तो जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर लिखा है उसको पढ़ो जरा, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो क्या ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है, और कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हैं, उनकी पावर क्या है एक्स और वाई। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो बताओ अगर तुम्हें कहीं पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलेगा तो तुम वहां से ओवरऑल ऑर्डर निकाल दोगे रिएक्शन का या नहीं, निकाल ही दोगे। ठीक है, अब अगर कोई बात करता है कि ऑर्डर मुझे केवल एक ही रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना, कोई बोलता है कि मुझे ऑर्डर जो है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ या विद रिस्पेक्ट ऑफ ए चाहिए, तो कुछ नहीं, तो ए की पावर क्या है एक्स, तो वो एक्स हो जाएगा। और अगर कोई बोलता है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी चाहिए, तो बी की पावर क्या है वाई, तो वाई हो जाएगा, और ओवरऑल ऑर्डर दोनों को जोड़ के आ जाएगा। तो ऑर्डर निकालना आ गया, उसके लिए तुम्हें रेट लॉ आना चाहिए, तो रेट लॉ मैंने निकालना पहले बता दिया था। ठीक है, और रेट लॉ में जो तुम्हारे ये पावर्स हैं इनकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, यही लिखवा रहा हूँ। देखो इस पे तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, जो कि कुछ इस प्रकार है कि काकू के कई, हाँ देखो क्वेश्चन है मेरे पास, एनसीईआरटी की पिक है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर। तुम्हें क्या करना है, ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ठीक, चलो और क्या है रेट एक्सप्रेशन, देखो रेट एक्सप्रेशन है यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू के, ठीक है, फिर ए की पावर हाफ, देन क्या है बी की पावर 3/2। तो तुम यहां से क्या देख रहे हो, देख रहे हो ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। चलो इसको बताओ सॉल्व करके, बताना जरा क्या आएगा यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो रिएक्टेंट्स की टर्म्स होती है कंसंट्रेशन उनकी पावर्स का सम। तो यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर कैसे आ जाएगा, ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 1+2 और 3+2। सॉल्व करोगे एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 4, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, ओवरऑल ऑर्डर आ गया 2।
तो यहाँ पे 2 क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। एक और करोगे देखो, सिंपल है ना, लेकिन आना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एग्जांपल्स का, वो ये कह रहा है कि जो रेट लॉ है वो कुछ इस प्रकार है, ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। तो देखो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करके बताओ जरा, पॉज करके खुद से कर लिया करो भाई, बहुत सुकून मिलता है क्वेश्चन करने से, पता लगता है हम सीख रहे हैं या नहीं। कर लो, ठीक है, करो। तो देखो ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए की पावर क्या है 3/2 प्लस क्या है -1। तो साइंस का ध्यान रखना, साइंस का नहीं साइन का। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 ही है तो ये एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। तो इस बार ओवरऑल ऑर्डर भी क्या आ गया फ्रैक्शनल 1/2, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो गया सेकंड, इसके लिए हाफ। तो ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का निकालना ऐसी भाई हवाबाजी नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके हिसाब से हम निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी ऐसे समझ लो ऑर्डर, लिखो। आ गया हो तो बताओ, रब करें इसको। देखो तो हमें क्या आ गया, हमें ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। रब कर रहा हूं, चलो आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो मैंने तुम्हें वहां पे बताया था। तो यहाँ पे अब वो अच्छे से समझ में आएगा देखो, क्योंकि अब हमें ऑर्डर निकालना आ गया है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बोलता था, तो पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना जरा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता था, के और अगर मान लो एक ही रिएक्टेंट है तो क्या, तो उसके कुछ पावर होगी, दो हैं तो उसकी कुछ पावर होगी, ठीक है, ये होगा। तो यहां से अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है तो के को अलग छोड़ूंगा और रेट को के नीचे इन लोगों को ले आऊंगा। रेट की यूनिट निकालना तो आती है, रेट क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज क्या हो जाएगा मोल पर लीटर मोलैरिटी में, और टाइम क्या हो जाएगा सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, देखो ए और बी क्या है, दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स हैं तो मोल पर लीटर इनकी यूनिट होगी। और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहां तक मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम्हें पता है x प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम x प्लस वाई को जोड़ के एक नया टर्म ला सकते हैं ना n, और जहां पे n को हम क्या बोल देंगे कि n सर वहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मोल पर लीटर और यहाँ पे n, जहां पे n क्या हो जाएगा, वेयर n इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का। आई बात समझ में, आई जानी चाहिए। तो सॉल्व कर लो इसको, देखो के की यूनिट कैसे निकाल लोगे, मोल पर लीटर, वे 1 है, नीचे से ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी ये है 1 की पावर n और मोल पर लीटर की पावर -n है ना ये, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ऊपर आके +n हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये अभी नीचे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है। ये इसको और सिंप्लीफाई करके लिख के बता दूं, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये देखो मोल की पावर 1 लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या है सेकंड, और यहाँ पे बताना जरा ये क्या है, मोल की पावर क्या n, ठीक है, और क्या था पर लीटर है ना, तो लीटर की पावर पे क्या हो जाएगी ऐसे में n। देखो तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ऐसे ही क्या है ये मल्टीप्लाई बाय 1 मोल की पावर n एल की पावर n। अब ये जब ऊपर आएंगे तो क्या होगा बताओ, ये ऊपर आएंगे तो क्या होगा, उसको और सही से लिखना है, और सही से लिख लो, मेरी तुम्हें समझ नहीं आया होगा। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो मोल की पावर n, क्योंकि ये तो सीधा आ रहा है लेकिन ये इसके डिनोमिनेटर में भी है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल की पावर n और एल लीटर की पावर -n,
क्योंकि मोल पर लीटर होता है ना, तो मोल पर लीटर में मल्टीप्लाई n से हो रहा है, तो मोल की पावर n, लीटर की पावर -n। अब ये ऊपर आएंगे तो इनको सॉल्व कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो मोल माइनस का हो जाएगा, लीटर की पावर प्लस की हो जाएगी। तो देखो मोल में क्या आ गया 1 -n, लीटर में क्या आ गया n-1, और सेकंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आया हमारे पास, एक जनरल यूनिट आई काय की, जनरल यूनिट ऑफ क्या, जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जहां पे n क्या है, वेयर n इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, फिर आपको क्या आना चाहिए, वहां से ऑर्डर, और ऑर्डर पता लग जाएगा तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दोगे। तो इसको देखो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जब रिएक्शन का ऑर्डर ये है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप इतना लिखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। छापो इसे जल्दी से। ठीक है, तो इसकी छपाई कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। ये जनरल एक्सप्रेशन ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो तुम इस तरीके से वर्कआउट कर लोगे, लेकिन क्या होता है एग्जाम में टाइम कम होता है कॉम्पिटिटिव में, तो अगर ये याद रहेगा तो हम आंसर सीधे लगा देंगे, वरना ये है ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। चलो आ जाओ, अब इसको एक एक करके हम अप्लाई करेंगे अपने अलग अलग रिएक्शंस में। देखो अब मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो पहले तो तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, जीरो। ठीक, और जनरल एक्सप्रेशन क्या है रेट लॉ का, देखो जनरल एक्सप्रेशन नहीं भी पता है तो भी हो जाएगा। देखो रेट लॉ को कैसे लिखते हैं, रेट लॉ होता है के ए की पावर, सपोज करो एक ही रिएक्टेंट था तो n। ठीक, अब रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। के की हमें वैल्यू निकालनी है, ए की पावर n है और n की वैल्यू इस बार जीरो है, क्योंकि ऑर्डर क्या है जीरो, है ना। अब x होता एक ही होता तो x प्लस वाई करते हैं, अगर दो रिएक्टेंट होते, मैंने कहा जनरल एक ही रिएक्टेंट है उसकी कुछ पावर है तो वही ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का। ठीक है, तो अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है, किसी भी चीज की अगर पावर जीरो होती है तो वहां पे वो वन बन जाता है, यानी कि मोल पर लीटर सेकंड, और वो तो वन हो ही गया। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब जरा इसी चीज को तुम अपने जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करना। जो जनरल एक्सप्रेशन था वो क्या था, के की वैल्यू मोल 1 - n, लीटर की वैल्यू n-1 सेकंड इनवर्स। यहाँ पे तुम n की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो मोल 1 - 0, लीटर 0-1 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से भी देखो k की वैल्यू क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमने सही वर्कआउट किया है। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है उससे आया, और ये तुमने अपना पूरा प्रोसीजर करा। तो ऐसे ही तुम मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करके बताओ जरा, इसको ध्यान से देख लो, चाहे ऐसे ही फॉलो करते हुए कर लेना आगे। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट मान लो एक ही रिएक्टेंट है, एक ही कुछ पावर है x, और वही x फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। दो होते थे तो दोनों को सम को जोड़ लेते थे, अब एक ही रिएक्टेंट है उसकी कुछ पावर है तो वही वहां पे क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो जरा। ठीक, हाँ। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या बता दो, मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप बता दो रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो आप बोलोगे सर दो तरीके हैं, किससे निकाले हम, मैं कहूंगा दोनों से निकाल लो। अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है, और हमारी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, एक ही कुछ पावर के, वो पावर क्या होती है, ऑर्डर होता है, तो n है, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n की पावर 1। तो रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर,
और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब यहाँ से इसको कैसे लिखते थे, और इसको आप लिख देते थे रेट बराबर के, है ना, ए की पावर n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, और ए की क्या आ जाएगी कुछ पावर 1। अब ए क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंसंट्रेशन टर्म है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। के को वहीं छोड़ो, इनको एडजस्टमेंट कर लो, ये क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड है, ये नीचे आ रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या है मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल पर लीटर, यानी कि मोल की पावर 1 और लीटर इनवर्स। अब इसको सबको ऊपर ले जाओ यहाँ से, तो बताओ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट। देखो मोल 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। या अभी और एक स्टेप बाइफरकेट करके दिखाओ, देखो ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनसे, ये ऊपर आ रहा है तो ये क्या है मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1, नीचे से ऊपर आएगा तो पावर्स क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, ठीक है, और सेकंड नीचे चल ही रहा है, तो ये क्या आ जाएगा मोल, ठीक, और 1 - 1 0, लीटर भी -1 + 1 0, सेकंड ऊपर आएगा इनवर्स। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, सेकंड इनवर्स है। इसी को आप जनरल एक्सप्रेशन में लगा दो, देखो जनरल एक्सप्रेशन भी तो यही होता था, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकंड इनवर्स, n का मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 0, ये भी 0, तो 0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो k की यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। तो दोनों तरीके से सही है, तो इसी अप्रोच से आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकालो अपनी कॉपी में क्या, रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, लिख दूं कि नहीं लिखूं, बताओ। लिखना तो पड़ेगा सर, तो समझे में कैसे आएगा, वरना लिखते हैं भाई, देखो ठीक है, एग्जाम्पल ही है शायद, ये भी है, प्रिडिक्ट द रेट लॉस गिवन बाय दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो निकाल ही लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो लिख लिया, रब करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा, आपको यूनिट दे दी जाएगी रेट कांस्टेंट की, उससे आपको ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये सब रब कर रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहला जो दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, दे रखा है के 2.3 इंटू 10⁻⁻, क्या है -5, कुछ भी हो, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो जरा तुम इसके लिए मुझे जनरल एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है के लिए, मोल तो याद हो गया होगा 1 - n, लीटर के लिए n - 1 और सेकेंड इनवर्स। अब इससे उसको कंपेयर कराओ, देखो पावर्स कंपेयर कराओ, मोल की पावर यहाँ क्या है 1 - n, वहां क्या है -1, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। तो जब आप पावर्स को कंपेयर करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है मोल की 1 - n और यहाँ पे क्या है मोल की पावर -1। जब पावर्स कंपेयर करोगे तो 1 - n = -1, ठीक है, n को उधर ले जाओ, या तो उधर क्या हो जाएगा, n उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n की वैल्यू 2, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, मतलब रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो मैंने आपको अभी दिया था वर्क कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल के बताओ, तो यही यूनिट आती। कैसे करने हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, आप जनरल वाले एक्सप्रेशन को लिखो और उस वाले एक्सप्रेशन को देखो, फिर उन दोनों में आप पावर्स कंपेयर करो, क्योंकि बेस तो सेम है,
लीटर मोल आगे पीछे हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये है, चलो फिर हम आ जाते हैं, एक और लिखता हूँ आपके सामने। तो सिंपल है, ये तो देख के ही बता दोगे। देखो के की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स बताओ कहाँ पे आया था ऑर्डर में। देखो सेकेंड इनवर्स कहाँ पे आया था, कुछ नहीं, कुछ सब याद नहीं है, वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर में आया था। याद नहीं है तो के का जनरल एक्सप्रेशन लिखो, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। कंपेयर करो, मोल और लीटर तो है ही नहीं, सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स कंपेयर करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब n कुछ है ही नहीं वहां पे। मैं वो देख रहा हूँ, दिमाग देख रहा हूँ मेरा, रब करने के लिए डस्टर देख रहा हूँ, लग रहा है व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसा है नहीं, दिमाग खराब हो जाता है ना भाई साहब। सब चला गया ये तो, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर रेट कांस्टेंट तुम्हारे पास 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है, तो यहाँ बताओ ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है। तो तुमने कहा सर मुझे पहले जनरल एक्सप्रेशन बता दो, जो कि होता है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो अब इनका तो कोई टर्म है ही नहीं, देखो मोल 1 - n की तो वहां टर्म है ही नहीं, मतलब मोल की पावर क्या हो गई होगी, 0, तभी तो 1 हो गया, वहां पे कोई टर्म है ही नहीं। तो 1 - n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो n को उधर ले जाओ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि इस वाले रेट कांस्टेंट का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो आता था ये रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स, याद करो निकलवाया था नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना देखा रिएक्शन का, देन हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी ऑर्डर निकालना देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही होंगी, मतलब पहले इतनी थी बाद में इतनी, तो इससे ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तब तक इतना समझो। तो हमने क्या कवर किया आज की क्लास में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, देन उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन, देन उसके बाद ऑर्डर, और उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इतना रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर पे बेस, फिर हम आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग, पढ़ते रहो भाई आराम से, ठीक है। खड़े हैं यहाँ पे, कुछ भी पूछना होता है पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।